आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो और मुंबई के माहिम स्टेशन से मैं हूं पूजा भारद्वाज। मुंबई की जो ये लोकल आप देख रहे हैं, ये मुंबई के लिए लाइफलाइन कही जाती है। इससे अभी फिलहाल एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े लोग ही सफ़र कर रहे हैं, लेकिन 15 अगस्त से आम लोगों के लिए इसकी शुरुआत हो रही है, लेकिन तय शर्तों के साथ। अगर वैक्सीन की दोनों डोज लोग ले चुके हैं तभी इसे सफ़र कर सकते हैं, और दोनों दूसरी डोज के बाद 14 दिन का अंतराल होना चाहिए। पास बनाने की जो प्रक्रिया है, मासिक पास बनाने की, उसकी शुरुआत कल से मुंबई के 53 रेलवे स्टेशन पर शुरू हो रही है। सुबह 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक मासिक पास आप जाकर वहां पर बनवा सकते हैं, और हफ्ते के 7 दिन ये प्रक्रिया जारी रहेगी। लेकिन इसी बीच गौर करने वाली बात यह है कि वैक्सीनेशन स्पीड कुछ ऐसी है, इसकी रफ्तार मुंबई शहर में, कि अब तक 3% से भी कम युवा दोनों डोज वैक्सीन की ले सके हैं। पूर्वा चिटनिस की रिपोर्ट देखिए। 15 अगस्त से मुंबई सबअर्बन ट्रेन में लोग बैठ सकेंगे, लेकिन वही जो दोनों टीके लगवा चुके हैं, और वो भी दूसरी डोज के 15 दिन के बाद। 15 ऑगस्ट पासून लोकल माझ्या मुंबईतल्या नागरिकांना तिचा उपयोग करता येईल। मात्र तो करताना पहिल्या टप्प्यामध्ये ज्यांनी लसीचे दोन्ही डोस घेतलेले आहेत आणि लसीचे दोन्ही डोस घेऊन ज्यांना 14 दिवस झालेले आहेत, त्यांच्यासाठी पहिले आपण ही मुभा देतो आहोत। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर के मुताबिक 2 दिनों में वो ऐप तैयार हो जाएगा जो टीके के सर्टिफिकेट की वैधता की जांच करेगा। रेलवे स्टेशन पर ही QR कोड आधारित पास मिलेंगे। 65 स्थानीय रेलवे स्टेशनों पर ये पास मिलेंगे। सरकार का कहना है कि 19 लाख लोगों को इसका फायदा होगा, लेकिन मुंबई में अब तक 18 से 44 साल की उम्र वाली आबादी के 3% से भी कम हिस्से को दोनों टीके लग पाए हैं, और इस उम्र के बहुसंख्यक मजदूर वर्ग के लोग हैं। मैंने रजिस्टर किया है, लेकिन अभी तक स्लॉट वो अवेलेबल नहीं हो रहा है। कल्याण से लिटरली 9 बजे से मैं निकली हूँ घर से, और यहाँ पे हाई कोर्ट में 3 o'clock को पहुँची हूँ बाय बस। दूसरा अभी 2 months है, और आसानी से मिलते भी नहीं है, नहीं मिलते। मुंबई में टीके की कमी है। आज भी 314 सरकारी केंद्रों में से बस 35 केंद्रों पर ही टीके लग रहे हैं। हम तो वही प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन मिले, और वैक्सीन लेके 2 कंप्लीट डोज करके थर्ड वेव आने वाले को तैयार रहे। भले ही सरकार ने दोनों डोज लिए हुए लोगों को ट्रेन से सफर करने की अनुमति दे दी है, लेकिन वैक्सीन की कमी और धीमी गति की वजह से ज्यादा लोगों को इसका फायदा देता नजर नहीं आ रहा है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ पूर्वा चिटनिस, NDTV इंडिया। देश भर के करीब 75 लाख शिक्षकों के टीकाकरण को लेकर सरकार ने निजी अस्पतालों की एसोसिएशन AHPI को संभावना तलाशने को कहा है। सुझाया है कि अलग अलग कंपनियों से CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत पैसे जुटाएं और निजी अस्पतालों के नेटवर्क में उनका मुफ्त में टीकाकरण करें। स्कूल खोलने से पहले शिक्षक समेत तमाम कर्मचारियों का टीकाकरण जरूरी है। इस संबंध में सरकार ने शिक्षकों के टीकाकरण के लिए अस्पतालों के एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को संभावना तलाशने की जिम्मेदारी दी है। जानकारी के मुताबिक देश भर में तकरीबन 1.5 करोड़ शिक्षक हैं। इनमें करीब आधे शिक्षकों का टीकाकरण हो चुका है। AHPI ने अमेजॉन समेत 6 कंपनियों को CSR फंड के लिए अप्रोच किया है। 3 ने फिलहाल हामी भी भरी है। सरकार की कोशिश है कि निजी अस्पताल अपने 25% टीके का पूरा इस्तेमाल भी करें और शिक्षकों के टीकाकरण में उनका पैसा भी न लगे। डॉक्टर विनोद पॉल ने एक सुझाव दिया कि AHPI के पास क्योंकि बड़ा नेटवर्क है अस्पतालों का, क्यों न ये अस्पताल मिलके हमारे स्कूल टीचर का वैक्सीनेशन प्रोग्राम लॉन्च करें। चौथे सीरो सर्वे के नतीजों के बाद से स्कूल खोलने की बात जोर पकड़ने लगी, क्योंकि बच्चों में संक्रमण की पुष्टि हुई और ऐसे में उन पर ज्यादा खतरा नहीं। सारा एफर्ट जिस तरह से भी एफर्ट किया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों को, समूहों को वैक्सीन से जोड़ना चाहिए। शिक्षकों को वैक्सीन लगे, ये एक इम्पेरेटिव है। स्कूल खुलें और स्कूल में नॉर्मल एक्टिविटी हो, उसका एक हिस्सा है। तो उसी में एक सुझाव सामने आता है कि जो CSR के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो वैक्सीनेशन एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल किया जाए। आशंकाओं के बीच ये संभावना तलाशने की कोशिश है, जहां बात तैयारी की भी है और जिम्मेदारी की भी, क्योंकि ये मसला देश के कल का है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।
और दिल्ली सरकार ने हैरान करने वाला दावा किया है। उसका कहना है कि केंद्र सरकार ने अभी तक ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई मौतों का आंकड़ा उनसे मांगा ही नहीं है, जबकि केंद्र सरकार कह रही है कि इस तरह का आंकड़ा उन्होंने सभी राज्यों से मांगा है। दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार से कोई चिट्ठी नहीं मिली है जिसमें वो ये पूछ रहे हों कि साहब दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हुई थी कि नहीं हुई। दिल्ली सरकार का ये दावा हैरान कर देने वाला है, क्योंकि केंद्र ये दावा कर रहा है कि उसने राज्यों से ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों पर रिपोर्ट मांगी है। दरअसल 20 जुलाई को केंद्र सरकार ने संसद को सूचित किया कि राज्यों ने ऑक्सीजन की कमी से कोई भी मौत की रिपोर्ट नहीं दी है। सरकार की खूब आलोचना हुई तो केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत के आंकड़े मांगे। अब तक कुल 13 राज्यों ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेज दी है। इनमें 12 राज्यों ने कहा है कि उनके यहां कोई मौत नहीं हुई, जबकि पंजाब ने कहा कि उसके यहां 4 संदिग्ध मौतें हुई हैं। हालांकि दिल्ली सरकार ने कहा कि वो बिना मांगे केंद्र सरकार को ऑक्सीजन से हुई मौत का डेटा भेजेगी। हमने ये तय किया है दिल्ली सरकार ने कि हम अपनी पूरी जानकारी आपको लिख के भेजेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को लिख के भेजेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूछा नहीं है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेथ हुई कि नहीं हुई, लेकिन इस पे हम अपना जवाब बना के भेजेंगे और उसको ही आप सुप्रीम कोर्ट में रखें, उसको ही आप पब्लिक के सामने रखें, उसको ही आप संसद में रखें। जबकि केंद्र सरकार अभी भी ये दावा कर रही है कि उसने सभी राज्यों से पूछा था। राज्यों से यह सवाल पूछा गया था कि ऑक्सीजन से संबंधित आपके यहाँ कोई डेथ है। जब पार्लियामेंट में क्वेश्चन आया तो स्पेसिफिक वे में भी उनसे पूछा गया था और हमें अब तक जो रिपोर्ट आई है उसमें एक राज्य से सस्पेक्ट के बारे में बताया गया। अभी तक किसी राज्य से जिनसे भी हमें रिपोर्ट आई है उन्होंने यह नहीं बताया कि ऑक्सीजन रिलेटेड कोई डेथ उन्होंने स्पेसिफिकली रिपोर्ट की। देश में कोरोना की दूसरी लहर में बहुत सारे लोग ऑक्सीजन की किल्लत से मरे, लेकिन सरकार के पास अभी तक इन मौतों की जानकारी नहीं है या इनकी सूचना साझा करने का मौका नहीं है। ये बात अफसोस पैदा करती है। केंद्र सरकार का दावा सही है या दिल्ली सरकार का, इस पर चर्चा आगे चलती रहेगी। लेकिन अभी सवाल यह है कि दिल्ली सरकार केंद्र सरकार को जो रिपोर्ट भेजेगी जिसमें बताया जाएगा कि उसके यहाँ ऑक्सीजन की कमी की वजह से कितनी मौत हुई हैं, इसके पैमाने क्या होंगे, यानी दिल्ली सरकार इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचेगी कि मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से ही हुई है, ये सब अभी साफ नहीं है। दिल्ली से परिमल कुमार के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और लोकसभा में भी ओबीसी संशोधन बिल पास हो चुका है। अब सभी राज्यों को ये हक मिल चुका है कि वो अपनी ओबीसी लिस्ट खुद तैयार कर सकते हैं। बहुत पुरानी ये मांग थी जिस पर पक्ष विपक्ष एक साथ नजर आए। देश के सामने स्पष्ट है। मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा में ऐसी बहस पहली बार दिखी। सरकार अपनी बात कहती रही और विपक्षी सांसद अपनी सीट पर बैठकर बहस सुनते रहे। कहीं कोई हंगामा नहीं, कहीं नारेबाजी नहीं। मौका था 127वें संविधान संशोधन बिल पर चर्चा का। इस बिल के जरिए राज्यों को अधिकार मिलेगा कि वो अपने क्षेत्र के हिसाब से ओबीसी लिस्ट बना सके। लोकसभा में ये बिल 2/3 बहुमत से पास हो गया। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। जो राज्यों के अधिकार राज्य सूचियों के संबंध में खत्म हो गए थे, इस बिल के माध्यम से वो सूचियां बनाने का अधिकार पुनः राज्यों को मिलेगा। सदन में आकर इससे पहले कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। किसी ने कहा कि आने वाले यूपी चुनाव की वजह से सरकार ये बिल लेकर आई, तो किसी ने कहा कि ये सरकार लोगों को बांटने में लगी है। आपने इनको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया है, मानते हैं, लेकिन साथ साथ क्या किया, सारे हिंदुस्तान की जितने प्रदेशों हैं, ये प्रदेशों की ओबीसी चयन करने की जो अधिकार, वो अधिकार का अपने हनन कर लिया। आबादी की संख्या पता तो हो, इसलिए हम चाहते हैं कास्ट सेंसस। पिछली बार भी मांग थी सभी पॉलिटिकल पार्टीज की, इस बार भी ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज की मांग है कि कास्ट सेंसस हो जाए और जो 50% है कम से कम उसकी सीमा बढ़ाई जाए। बहस में जातिवार जनगणना का मामला भी उठा। एनडीए के सदस्यों ने भी मांग की कि जातिवार जनगणना हो और आरक्षण पर लगी 50% रोक को भी हटाया जाए। हम आपसे मांग करते हैं कि 1931 के बाद 2022 में जातीय जनगणना करा दी। अगर हम तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ पिछड़ी जातियों तक पहुंचाना चाहते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व पर्याप्त संख्या में हो,
तो आखिर उनकी आबादी क्या है, उनकी गिनती क्या है, ये जान लेना बहुत आवश्यक है। ओबीसी संविधान संशोधन विधेयक एक ऐसी गुगली, उसके आगे क्या सत्ता पक्ष और क्या विपक्ष दोनों चित दिखाई दिए। मानसून सत्र में पहली बार दोनों के स्वर एक सुनाई दिए। ये ओबीसी की ताकत है कि जो बाकी टकराव पर भारी रहा। आखिर वो 41% हैं। कोई भी दल ओबीसी विरोधी दिखना नहीं चाहता। लेकिन राज्यसभा में लगातार 16वें दिन नए कृषि कानूनों के खिलाफ विपक्ष के विरोध की वजह से गतिरोध बना रहा। कृषि से जुड़े मुद्दों पर चर्चा शुरू हुई, लेकिन विपक्ष के हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई 4 बार स्थगित करनी पड़ी। बड़ा जो बुक्स था, रूल बुक्स, राज्यसभा एटवर्क के सब बुक चेयर के ऊपर फेंका गया, सदस्यों को ऊपर फेंका गया। मैं भी 17 ईयर से इस पार्लियामेंट में हूं, ऐसे व्यवहार हम कभी भी नहीं देखा है। कुछ विपक्षी सांसद अपना विरोध जताने काले कपड़ों में आए थे, कुछ ने काली पट्टी बांधी हुई थी। वो डिप्टी चेयरमैन साहब को यही बात कही, ये कायदा कानून रूल बुक इसीलिए फेंके, जो भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने फेंके, कि इनको कम से कम पढ़कर आया कीजिए। हमारी मांग थी, हम काले कपड़े भी पहन के आए कि कृषि कानून के काले कानूनों को आप रिपील करें, इनको वापस लें। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें। कई घंटे चली बहस के बाद आखिरकार ओबीसी बिल लोकसभा में पारित हो गया। संदेश साफ है, जब कोई दबाव काम करता है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष एकजुट हो सकते हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि मूल मुद्दों पर संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव अब भी बरकरार है। संसद भवन से राजीव रंजन और आजम के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर कर्नाटक से। कर्नाटक के पंचायती राज मंत्री ने एक विवादास्पद बयान दिया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी इतनी ताकतवर हो गई है कि उसके एक कार्यकर्ता को अगर कोई मारता है तो उसी डंडे से वो 2 को मार सकती है। आखिर किस संदर्भ में उन्होंने ये बयान दिया, निहाल किदवई अपनी इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। कर्नाटक के पंचायती राज मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा के शिवमोगा में दिए बयान को सुनिए। पहले अगर किसी बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला होता तो हमें कहा जाता था कि चुप रहिए, लेकिन अब हम कहते हैं कि उसी डंडे से जवाब दीजिए, 1 के बदले 2 को मारिए। हम इतने ताकतवर हो गए हैं। केरल में लंबे अरसे से संघ और वाम दलों के बीच चल रहे खूनी संघर्ष के सिलसिले में ईश्वरप्पा ने ये बयान दिया। एक मंत्री का हिंसा को समर्थन करने वाले बयान से विवाद खड़ा हुआ, लेकिन ईश्वरप्पा अपने स्टैंड पर कायम रहे। ऐसा हुआ तो प्रोहिबिटिव तो ऐसा ही सुनो, मुझे कुछ भी उसके बारे में मुझे कुछ भी प्रॉब्लम है। कर्नाटक की नई सरकार के गृह मंत्री अरगा नायेंद्र भी नए हैं। ऐसे में जब उनसे पूछा गया कि एक मंत्री ने कानून की जगह हिंसा का समर्थन किया है, क्या कार्रवाई होगी, इस पर उनका जवाब सुनिए। ईश्वरप्पा एक वरिष्ठ नेता हैं और किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये बात कही है, उनसे पूछने के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। ईश्वरप्पा, तेजस्वी सूर्या, यत्नाल और अनंत कुमार हेगड़े कर्नाटक बीजेपी के कुछ ऐसे नेता हैं जो हमेशा विवादास्पद बयान देते रहते हैं और कई बार पार्टी खुद को इन बयानों से अलग कर लेती है। लेकिन ईश्वरप्पा जैसा वरिष्ठ मंत्री जो खुद कानून बनाता है, वो कानून की जगह अगर खून खराबे का समर्थन करता है तो निश्चित तौर पर यह चिंता का विषय है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। पेट के अंदर छुपाए गए ड्रग्स से भरे कैप्सूल, क्या है पूरा मामला दिखाएंगे आपको ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। और हैरान करने वाली एक रिपोर्ट अब मुंबई से। मुंबई एनसीबी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 8 अगस्त के दिन एयरपोर्ट से एक विदेशी नागरिक को पकड़ा गया था। जांच में उसके पेट के अंदर ड्रग्स से भरे 70 कैप्सूल्स होने की संभावना थी। एनसीबी ने डॉक्टर्स की मदद ली। दिन रात उसे चावल और केला खिलाकर उसके पेट के अंदर से ड्रग्स भरे ये कैप्सूल निकाले गए, जिसकी कीमत 10 करोड़ रुपए के करीब है। सुनील सिंह की रिपोर्ट देखिए। कोकेन से भरे 70 कैप्सूल जिनका वजन 1 किलो के करीब है, ये किसी बैग, ट्रॉली या दूसरे सामान में छुपाकर नहीं बल्कि पेट में छुपाकर लाए गए थे।
थ्रू ओरल वे से उसने निकला है, बड़ी मात्रा में कैप्सूल निकला हुआ है। एनडीपीएस कॉन्ट्राबैंड है, सस्पेक्ट किया जा रहा है इस चीज की। मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुताबिक खुफिया सूचना के आधार पर जब उनकी टीम ने मोजाम्बिक देश के नागरिक फूमो इमैनुअल को एयरपोर्ट पर रोककर पूछताछ शुरू की तो कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि उसने अपने पेट में 1 किलो कोकेन छुपा रखी होगी। जेजे अस्पताल में डॉक्टरों की देखरेख में तकरीबन 48 घंटे में उसे भात और केला खिलाकर सभी 70 कैप्सूल सुरक्षित निकाले गए। कोरोना काल में क्योंकि जो फ्लाइट्स काफी कम हो गई थी एंड जो डिमांड है और डिमांड भी काफी रेज हुआ था, वो हमने देखा क्योंकि केसेस में काफी इजाफा हो गया, केसेस में काफी बढ़त हुई है, तो उस कारण जो डेस्परेशन मूव के कारण इतनी क्वांटिटी लाई गई। एनसीबी के मुताबिक 70 कैप्सूल में से तकरीबन 1 किलो कोकीन बरामद हुई है, जिसकी बाजार में कीमत 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पेट में छुपाकर लाई गई इतनी बड़ी ड्रग्स की खेप खुद आरोपी के लिए जानलेवा साबित हो सकती थी। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। फिल्मी नगरी मुंबई में टीवी फिल्मों की शूटिंग जारी है, लेकिन रंगमंच बंद क्यों है? कुछ इन सवालों के साथ थिएटर आर्टिस्ट, तमाम कलाकार मुंबई की सड़कों पर उतरे और सरकार से मांग की कि 1.5 साल से उनका काम बंद है, ऐसे में थिएटर खोले जाएं क्योंकि वो बदहाली से गुजर रहे हैं। पूरी रिपोर्ट देखिए। रंगमंच के कलाकार मुंबई की सड़कों पर करीब 1.5 साल से बदहाली में जी रहे हैं। कहते हैं भीख नहीं मांग रहे, बस थिएटर खोल दिए जाएं। बीते 1 महीने से रह रहकर कभी दादर तो कभी सीएसटी पर धरना दे रहे हैं। पूछते हैं कि फिल्मों की शूटिंग शुरू है तो रंगमंच से क्या दुश्मनी? 1.5 साल से हमारा काम बंद है। जो लोग कला बनते, छोटे छोटे कलाकार हैं, उनको परफॉर्म करने की मुबाह नहीं है, तो खाएंगे क्या? इसके इसीलिए हम सरकार को बोल रहे हैं कि आप लोकल शुरू कर रहे हैं, बस शुरू कर रहे हैं, मॉल शुरू कर रहे हैं, थिएटर शुरू करो, हमारे परफॉर्मेंस शुरू करो, हमें मदद की भी जरूरत नहीं है। शूटिंग वगैरह चालू है तो हमारे शोज भी चालू किए जाए। लास्ट 2.5 ईयर से हम लोग हैं ऐसे ही घर पे बैठे हुए हैं। हमारे ग्रुप के अभी तक 4 से 5 जन में आत्महत्या की हुई है और कुछ लोगों की तो ऐसी हालत है, वो साड़ी पहन के रास्ते पे लोग भीख मांग रहे हैं, ऐसी भी हालत पैदा हुई है। फिल्मिस्तान वाले राज्य महाराष्ट्र में गायक, संगीतकार, डांसर, एक्टर ऐसे हजारों लाइव परफॉर्मिंग आर्टिस्ट बीते 1.5 वर्षों से अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। कईयों ने पेशा बदल दिया पर आर्थिक मुश्किलें बरकरार हैं। मुंबई के अलावा कोल्हापुर, नागपुर में भी आर्टिस्टों ने धरना दिया। आज 17 महीना हो गया, 17 महीने से हमारे सब प्रोग्राम बंद है, हमारा स्टेज बंद है। हम ना ओपन में शो कर सकते हैं ना स्टेज में शो कर सकते हैं। आज जिस दिन हम लोग शो करते हैं उसी दिन हमको पैसा मिलता है, उस पैसे पे हमारा घर चलता है। आज तक हमारे 20 से ज़्यादा लोगों ने, कलाकारों ने आत्महत्या कर लिए। आज तक हमारे बहुत से कलाकार हार्ट अटैक से और बीमार पकड़ के मर गए। आज हमारी हालत ऐसी है कि आज बहुत से परिवारों को, कलाकारों के परिवार के घर में खाने को अनाज नहीं है, ना दाना है, ना पानी है। 2 साल से हम लोग घर पे बैठे हुए हैं। वाइफ मेरी भी वड़ा पाव का बिजनेस, उसका वड़ा पाव का उसने स्टॉल डाल के अभी हमारा घर कैसा चल रहा है। लेकिन इतनी बुरी हालत हम कलाकारों की कभी भी आई नहीं थी अभी। लेकिन 2 साल से हम लोग बहुत बेरोजगार हो गए। वेजिटेबल्स का बिजनेस किया, किसी ने मच्छी का बिजनेस किया। बहुत सारे लोग तो हमारे यहाँ पर जो जेंट्स आर्टिस्ट है, कितने सारे लोगों ने सिक्योरिटी गार्ड का जॉब किया है, जो मतलब मैंने खुद 1.5 महीना वो जॉब किया था। मतलब हमारी वजह से गर्दी होती है ना, भीड़ होती है, तो फिर वही भीड़ जमा करने के लिए एक ऐसा टाइम था 2 साल पहले कि हम कलाकार चाहिए थे, और आज हमारी वजह से भीड़ हो रही है, इसके लिए हमें परमिशन नहीं मिल रही। ये सबसे गंदी बात है। महाराष्ट्र में सिनेमा, मल्टीप्लेक्स थिएटर बंद हैं, लेकिन फिल्मों और टीवी की शूटिंग जारी है। ऐसे में रोज की कमाई पर निर्भर थिएटर और लाइव परफॉर्मिंग आर्टिस्ट भी पाबंदियों से निकाले जाने की मांग कर रहे हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।